नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बुरहानपुर की बात कर लेते हैं, जहां बुरहानपुर के नीपा नगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी अब भले ही बीजेपी में शामिल हो गई हो, लेकिन उन्हें लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासत हो रही है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दावा किया है कि अभी और भी विधायक जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने सुमित्रा देवी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से समय नहीं दिए जाने के आरोप पर कहा है कि मंत्रियों का उनको समय नहीं देना तो एक बहाना है, उन्हें तो पैसों के लिए जाना है। उन्होंने बताया कि कानून और धर्म सुमंत्री रहते हुए मैंने खुद सुमित्रा देवी के कई काम चिट्ठियों पर ही किए हैं। PC शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने सुमित्रा देवी को जाली नोट मामले में क्लीन चिट देने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में बचाने का लालच देकर दबाव बनाया। उधर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बीजेपी पर उन्हें ऑफर देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आया राम गया राम की राजनीति नहीं करता। ये सब बेचारे सब कामों के लिए जाते थे, काम इनके होते नहीं थे, परेशान थे, तो इसलिए विकास के सपनों के साथ उनको लगा कि शिवराज सिंह चौहान सबका विकास का ध्यान रखते हैं, विधानसभा में करते हैं, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। अभी 26 आए हैं, अभी 26 दो तो हमारी चुनाव होने थे, 24 लोग अभी आए हैं, ऐसे 26 चुनाव होने वाले हैं। इसलिए संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। ये तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेके जाना है, ये है पूरा सिद्धांत। और दूसरा डर हाई कोर्ट में इनका चल रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने लगाया हुआ है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये तो जेल जाएगी, इसका तो प्रमाण पत्र है फर्जी। और दूसरा इनका जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया था। तो बीजेपी ये दबाव भी कर रही है। आजकल राजनीति में न तो धर्म न, जो लोग राजनीति को व्यवसाय समझ कर आए हैं, अपनी गरीबी दूर करने के लिए आई हैं, जनसेवा के नाम पर जनता को से उनको ठग कर वोट लेते हैं और फिर उनकी पीठ में छुरा मारकर गद्दारी करके जिस पार्टी ने उनको सब कुछ बना के इस लायक बनाते हैं, उनको धोखा दे के मिलते हैं। केवल लालच में पैसा कमाने को और भ्रष्टाचार कराने के लिए ही ये लोग दलबदल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि बीजेपी दलितों के लिए हमदर्द पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो खुद दलित हैं। इमरती देवी के मुताबिक वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थी, लेकिन उन्हें कभी बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी है, अगर उनका एक भी फोटो पूर्व CM कमलनाथ के साथ कुर्सी पर बैठे हुए दिखा दे। मैं दलित हूँ, मैंने कांग्रेस में जाके देखा है, मैंने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर कभी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुझे कुर्सी पे भी नहीं बैठा रहा। अगर कहीं एक बेफेवटी दिखा दे हमें कि फलानी जगह मैंने सम्मान के साथ इमरती देवी को कुर्सी पे बैठा रहा, तो मैं आपको जवाब दूंगी। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश में फिर सत्ता परिवर्तन होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वो पनडुब्बी है जो तैरते जहाज को डुबा देती है। कांग्रेस की पनडुब्बी अभी सतह पर चल रही है और कुछ समय बाद जहाज डुबाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब प्रदेश में कांग्रेस की 150 सीट होगी। लक्ष्मण सिंह के इस बयान पर बीजेपी के प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने तंज कसते हुए कहा कि लक्ष्मण सिंह ने पुराना बयान दर्ज किया है। उनके मुताबिक लक्ष्मण सिंह का पनडुब्बी से मतलब दिग्विजय सिंह है और जहाज कांग्रेस पार्टी है। तो समुद्र के नीचे रहकर भी अपने विरोधी के तैरते जहाज को गिरा सकती है। ये ताकत कांग्रेस पार्टी की है। आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी। कि लक्ष्मण सिंह किस जहाज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा जहाज, कौन सी पनडुब्बी गिराने वाली है? मुझे लगता है कि वो पनडुब्बी दिग्विजय सिंह जी को कह रहे हैं, अपने बड़े भाई को, और जो जहाज जिसमें छेद हो चुके हैं वो कांग्रेस है। इसलिए लक्ष्मण सिंह जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। शिवराज सरकार में PHE मंत्री अनिल सिंह कंसाना ने कहा है कि राहुल गांधी को युवा नेताओं से डर लगता है। जैसे ही कोई नेता सेकंड पोजीशन में आता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। कंसाना ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिंधिया हो या फिर राजस्थान में सचिन पायलट, ये दोनों ही इस मामले पर इसका उदाहरण है। कंसाना ने कहा कि जैसे ही कोई युवा नेता आगे बढ़ता है वैसे ही गांधी परिवार में चिंता बढ़ जाती है। कंसाना ने कहा कि सिंधिया और सचिन पायलट दोनों ही नेता राहुल गांधी से अच्छा बोलते हैं। ये दोनों लोग जब बोलते हैं तब लोग इन्हें सुनते हैं।
महाराज सिंधिया जी से, सज्जन पायलट जी से, कहीं कहीं आके मेरी जगह कब्जा नहीं कर ले। अच्छा, उनसे अच्छे बोलते हैं, हर चीज में तो उनको डर लगता है राहुल गांधी को। ऐसे नए नए लोगों को साइड से कराओ, भगाओ, नहीं कल मेरे रास्ते में रोड़ा आएगा। ये इस प्रकार की बातें करके इन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस का फोकस अपने प्रचार प्रसार से ज्यादा एक दूसरे के विरोध पर है। बीजेपी ने तय किया है कि प्रचार के लिए कांग्रेस के नेता जहां जहां जाएंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उन्हें कांग्रेस के वचन पत्र के तख्तियां बताकर लहराकर उनका विरोध करेंगे। ऐसे में मुख्य फोकस बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए देने के वादे पर किया जाएगा। बीजेपी की इस रणनीति के पलटवार में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के पिछले 15 साल की घोषणाएं दिखाने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने जो झूठे वादे किए थे, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम से जो युवाओं को छला था, जिस भी विधानसभा के अंदर ये पहुंचेंगे उनसे युवा शांतिपूर्वक तख्तियां लेकर हम ये सवाल खड़े करेंगे कि आप 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आपने क्यों नहीं दिया। योग्यताओं का कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार कराए, उनको अधिकार नहीं है कि वो युवाओं पे बात करें। कहाँ थे ये लोग जब व्यापम में हत्याएं कर रहे थे? कहाँ है ये लोग जब युवा बेरोजगार सड़क पे दर दर घूम रहा है? आए मेरे साथ युवा मोर्चा वालों से कहता हूँ, चलें, शिवराज का घर घेरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही, उनका घर घेरने चलते हैं। और मध्य प्रदेश में पूर्व की कमलनाथ सरकार में सहकारिता मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने मौजूदा बीजेपी सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्वालियर चंबल में 500 करोड़ का सहकारिता घोटाला करने वाले आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस पर अपने कार्यकाल और बीजेपी सरकार के कार्यकाल के सहकारिता घोटाले की जांच कराने की चुनौती दी है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के हर जिले में स्थित बीजेपी के एयर कंडीशन दफ्तर, एबीवीपी के दफ्तर और आरएसएस दफ्तरों को जमीन आवंटन की जांच कराए। बीजेपी ने जवाब में कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में ही बीजेपी और उसके अनुषंगिक संगठनों के भवन निर्माण हुए हैं और वो भी समाज के सहयोग राशि लेकर दफ्तर बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के मजदूर संघ के एयर कंडीशनर के दफ्तर बने, विश्व विद्यार्थी परिषद के कार्यालय बन गए। जगह जगह 3-3, 4-4 मंजिल हर स्थान पर कार्यालय बन गए। पूरे हिंदुस्तान में 90% जगह पे उनके जिला कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय बन गए। तो उसकी भी जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या तमाम राष्ट्रवादी संगठनों का, जो छात्र संगठन है, युवा संगठन है, भवनों की जांच कराना हो करा लें, क्योंकि इन सारे भवनों का निर्माण कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को ओबीसी आरक्षण को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज से हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगी याचिकाओं पर मजबूती से पक्ष रखने की मांग की है। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल के उन फैसलों का भी जिक्र किया है जिसमें ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था और इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं लगी हैं। कमलनाथ ने यह भी हवाला दिया कि भारत के संविधान में आरक्षण की अधिकतम सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि प्रदेश में शिवराज सरकार आते ही यूरिया की कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में कई जिलों में किसान परेशान हैं। खरीफ की फसल के लिए यूरिया और डीपीए की भारी कमी है। सहकारी समितियों से मिलने वाला यूरिया बाजार से गायब है। यूरिया की जमकर कालाबाजारी हो रही है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मांग की है कि खरीफ की फसल को देखते हुए तत्काल किसानों को खाद की व्यवस्था की जाए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए और इसकी कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगे। खाद की कालाबाजारी जो है बड़े पैमाने पर हो रही है। बड़े बड़े व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके आज 400 रुपये से लेकर 500 रुपये बोरी में जो है हमारे किसान साथियों को खाद बेचने का काम किया जा रहा है। सरकार को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, किसानों की कोई चिंता नहीं है।
मंडला के निवास से विधायक अशोक मरस्कोले पर युवक के अपहरण का आरोप लगा है। आरोप दमोह जिले के झलून गांव निवासी शिक्षक अर्जुन सिंह ने लगाया है। उनका कहना है कि विधायक अशोक मरस्कोले के पास उनका बेटा सुरेंद्र शेयर मार्केट का काम करता था। उसके बाद से उनके बेटे का कोई पता नहीं है। साथ ही पीड़ित ने बताया कि विधायक मरस्कोले ने उनके बेटे को धमकी दी थी कि अगर वो उनके यहाँ काम नहीं करेगा तो उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया जाएगा। पीड़ित का कहना है कि अभी एक दिन विधायक उसके यहाँ आकर बोले कि उनका बेटा कहीं भाग गया है। पीड़ित ने दमोह एसपी से शिकायत की है। इधर विधायक मरस्कोले ने आरोपों को निराधार बताया। फिलहाल एएसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तो सुरेंद्र निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री डॉक्टर मरस्कोले जी के यहाँ शेयर मार्केट का काम करता रहा। मेरा बच्चा उनके यहाँ से मतलब गुम हुआ है, तो मेरा ये मानना है तो गुम हुआ वो शायद कस्टडी में है। किसी कस्टडी में? जी, किसी कस्टडी में? कस्टडी विधायक जी है। पेपर में मैंने देखा, सबसे पहले मैंने दमोह एसपी साहब को फ़ोन लगाया और उस संबंध में मैंने खुद से चर्चा की। मैंने एसपी साहब मंडला को भी फ़ोन लगाया, उनको भी मैंने ये चीज़ के बारे में बताया। मैंने उनको बताया निराधार है, आप अपने लेवल पे जांच करें। एक आवेदन पत्र अभी प्राप्त हुआ है कि उनका जो पुत्र है सुरेंद्र प्रताप अचानक गुम गया है। उस आवेदन पत्र के परीक्षण कराया जा रहा है। उज्जैन में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर महाकाल मंदिर में दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। पिछले 5 दिनों में करीब 45 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिलने से महाकाल की नगरी में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित मरीजों में अधिकतर वे मरीज हैं जो दूसरे शहरों, राज्यों और देश से उज्जैन पहुंचे थे। इसे भांपते हुए मंदिर समिति ने फैसला लिया है, जिसके तहत महाकाल मंदिर में अगले आदेश तक सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासी ही दर्शन का लाभ ले सकेंगे। हालांकि अभी मंदिर में दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, लेकिन व्यवस्था को बंद करने की जानकारी जल्द ही महाकाल ऐप और वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने आज निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों के जो श्रद्धालु हैं उनका अभी आगामी आदेश तक के लिए मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जो हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए और टोल फ्री नंबर के ज़रिए, उसमें भी हमने बता दिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरह से श्रावण मास चल रहा है, दूसरे राज्यों से और बाहर से भी, हालांकि बाहर से तो फ्लाइट्स नहीं चल रही, लेकिन अगर दूसरे राज्यों से भी लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, अपने पर्सनल वाहन से वो यहाँ पहुँचते हैं, ऐसे में अब दूसरे राज्यों के लोगों को दर्शन की मनाही हो गई है आज से ही। लेकिन जो लोग रास्ते में हैं या जो पहुँचने वाले हैं उन तक ये सूचना अगर पहुँची होगी तो वाकई कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ज़रूर ठेस पहुँची होगी कि कम से कम वो अब फिलहाल दर्शन नहीं कर पाएंगे, और कारण कोरोना। बिल्कुल, जो रास्ते में होंगे, और चूँकि सावन के महीने में बाबा महाकाल दर्शन करने का एक विशेष महत्व होता है और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों से, शहरों से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब ये उनके लिए काफ़ी निराशाजनक खबर है कि बाबा महाकाल के मंदिर में केवल मध्य प्रदेश के ही निवासी यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये वजह इसलिए भी रही खास क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देखें तो जिस तरीके से पीक पर आया है कोरोना, और जहाँ पर उज्जैन में संख्या शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर वो 30वें नंबर पे था प्रदेश भर में, वही संख्या घटकर आने वाले समय में 10वें नंबर तक उज्जैन आ चुका था और वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी थी। और इसी के तहत लॉकडाउन खुलने के साथ ही महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए अनुमतियाँ दी गई थी। लेकिन पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले समय में पिछले दिनों के दौरान 45 से ज़्यादा यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, और इनमें से अधिकतर वो मरीज थे जो कि दूसरे राज्यों से या दूसरे शहरों से यहाँ पर आए थे। इस वजह से एहतियात के तौर पर यहाँ पर महाकाल मंदिर प्रशासन ने आगामी आदेश तक यहाँ पर दर्शन पर पाबंदी लगा दी है और केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा और ये माना जाए कि आगामी आदेश कब तक आता है तो ये संभवतः माना जा रहा है कि श्रावण मास पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तब तक अब संभावनाएं कम है कि अब मध्य प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ा निर्णय लिया गया है, केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से भी ये एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की थी और इस दौरान भी ये जिक्र निकला था, लेकिन उस आदेश को आज पारित किया गया है।
लेकिन एक बात और है विजय, यदि ये प्रतिबंध और आज से कुछ समय पहले लग जाता तो हो सकता है कि विकास दुबे इंदौर से उज्जैन से गिरफ्तार नहीं होता। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से बड़ा एहतियातन ये कदम उठाया गया है और निश्चित तौर पर कोरोना को हराने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये बड़ा कदम है। हालांकि इससे श्रद्धालुओं को निराशा जरूर होगी, लिहाजा कोरोना का जो काल चल रहा है इसमें जितने भी बड़े मंदिर हैं, बड़े शिवालय हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही है। और फिलहाल मध्य प्रदेश के निवासी जो हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी नियम बदले गए हैं। और फिलहाल जो प्री बुकिंग हो रही थी वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही थी, लेकिन उसकी जानकारी जल्द ही वेबसाइट, जो महाकाल की वेबसाइट है और जो महाकाल की ऐप है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के निवासी ही फिलहाल महाकाल बाबा के दर्शन कर पाएंगे, तो लिहाजा यदि कोई आना भी चाह रहा हो तो फिलहाल उस चीज़ को आने से अभी फ़िलहाल टाले दर्शन करने को लेकर। जी दीपक, लेकिन क्या इसकी जानकारी कोई लिखित में या फिर वेबसाइट पर अभी फिलहाल अपलोड नहीं हुई है? ऐसे में जिन लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा ली है उनके साथ अब क्या स्थिति बनेगी? देखिए, यदि कोई श्रद्धालु आज 12 बजे के पहले तक यदि पहुंच जाता है तो उसको दर्शन का लाभ मिल सकता है, लेकिन रात 12 बजे के बाद में यदि कोई श्रद्धालु पहुंचता भी है तो बिल्कुल उसको यहाँ पर दर्शन करने नहीं दिए जाएंगे। यदि क्योंकि जो आपका स्थानीय यहाँ पर आधार कार्ड हो मध्य प्रदेश के निवासी का या वर्तमान पता भी यदि आपका मध्य प्रदेश का हो, उसका कोई आपके पास प्रमाण हो, तो वो व्यक्ति ही दर्शन कर पाएगा। तो इस लिहाज से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको निराशा तो बिल्कुल झेलनी पड़ेगी। और मंदिर प्रशासन ने आज ये निर्णय लिया है जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लिखित तौर पर जल्द ही इसको जो वेबसाइट्स हैं और उस पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि जो दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं आए। चूँकि रेल सेवाएं बंद हैं, ट्रेन बसें भी नहीं चल रही हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर वो अपने निजी वाहन से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अब जो है दर्शन का लाभ फिलहाल आज के बाद रात 12 बजे के बाद नहीं मिल पाएंगे। ठीक, शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल बाहर के राज्यों के लोगों के लिए महाकाल के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोरोना के चलते फैसला लिया गया है। इधर भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस आज प्यारे मियां को विष्णु हाईटेक सिटी लेकर पहुंची, जहां घटनास्थल का मुआयना किया। विष्णु हाईटेक सिटी के ही एक फ्लैट में पार्टी हुई थी। प्यारे मियां और पार्टी के बाद नाबालिग से ज्यादती करने का आरोप है। इधर प्यारे मियां ने मीडिया के सामने ये कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, ये एक साजिश है। इस पूरे मामले में बड़े लोगों के शामिल होने के सवाल पर प्यारे मियां ने कहा कि आप ही मालूम कर लीजिए। इधर प्यारे मियां पर आयकर विभाग ने भी शिकंजा कस दिया है। दरअसल प्यारे मियां पर 25 साल से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स बकाया है। कई बार उससे वसूली की कोशिश भी की गई, लेकिन उसने टैक्स जमा नहीं किया। अब ताजा घटनाक्रम के बाद इनकम टैक्स की भोपाल यूनिट पुराना केस खोलने की तैयारी में है। साथ ही राज्य सरकार से प्यारे मियां की कमाई और प्रॉपर्टी की तमाम जानकारी मांगी गई है। इतना बड़ा इतने मामले को इतना बड़ा होता है कहीं? किसकी शादी से क्या लगता है? ये तो आप लोग थोड़ा सा मालूम, कोई बड़े लोग शामिल है इसमें? क्या कितने बड़े लोग शामिल? कौन लोग शामिल है बताइए ना। प्यारी में कौन शामिल है? लग रहा है इतना बड़ा काम है ये। कैसे इतना बड़ा काम बताइए ना, नाम बताइए ना, नाम बताइए। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते हम लोग। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अंसर अपार्टमेंट भी है, क्या वहाँ पे भी ले जाया जाएगा? अभी कुछ बता नहीं सकते, प्लीज़। ठीक, थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।